नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ में जो है आदरणीय ललित के पंवार सर, जो आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम सदस्यों में इनकी गिनती रही है और इनका जो अगस्त 2015 से जुलाई 2017 तक का एज ए आरपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल बहुत शानदार रहा, जब सर ने बहुत सारे नवाचार किए। तो सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर आदरणीय पंवार सर का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। सर, आपका स्वागत है सर। तहे दिल से शुक्रिया दौलत सर, बिल्कुल हम आपका प्रणाम करते हैं और उत्कर्ष की पूरी टीम को, निर्मल जी को बधाई देता हूं। उत्कर्ष वो का उत्कृष्ट काम अभी जारी है और भगवान करेगा आगे भी जारी रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आपको विदित भी है कि आरएस 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। विद्यार्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे विचार 2168 विद्यार्थी जो है वो इंटरव्यू लिस्ट पर कॉल हुए हैं। 262 की कट ऑफ भी गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक विद्यार्थी के समक्ष जो है, जो मेंस पास कर चुका है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको लेकर के मैं उन बिंदु को आज हमारे पंवार सर के सामने रखूंगा ताकि उनका संशय जो है खत्म किया जा सके और एक आम विद्यार्थी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये पूरी परिचर्चा का आज का विषय हमारा रहेगा। तो पंवार सर, मैं आपसे मेरा प्रथम प्रश्न जो है सर, सबसे पहला कि विद्यार्थी का सर आरएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है 2 फरवरी को सर, उसका आरएस 2024 का जो वैकेंसी है उसका 2 फरवरी 2025 को सर प्री का एग्जाम है। 15 दिन का गेप है सर। एक तरफ तो प्री का एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ उसको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। तो इस डायलेमा से, इस संशय से वो कैसे बाहर निकले सर, कि उसको इस समय क्या करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि सामयिक सवाल पूछा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये धर्म संकट मेरे सामने भी आए थे। अच्छा सर। कि मैंने जब 1978 का यूपीएससी एग्ज़ाम दिया तो रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाई कर गया। तब तक 79 में पहली बार भारत में प्रीलिम्स इंट्रोड्यूस किए थे यूपीएससी। जी सर। तो मैंने भी उसका फॉर्म भर दिया। अब वही मेरे सामने धर्म संकट था कि मैं ज़्यादा ध्यान इंटरव्यू पे दूं या प्रीलिम्स पे दूं। तो बट मैं तो एक ही लाइन में इसका जवाब दूंगा। इंग्लिश में कहावत है, 1 in hand is better than 2 in bush। जी सर। कि अगर आपके जो हाथ में चीज़ है पहले उस पर ध्यान दें, 2 in bush फिर देख लेंगे। बिल्कुल सर। तो मेरा ये आपसे मशवरा रहेगा कि अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं आरएस के इंटरव्यू के लिए तो अपने आप को झोंक दो एक बार तो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू की अभी डेट आई नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आपकी डेट आएगी, अब प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। बिल्कुल सर, 2 फरवरी को। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब ऑलरेडी अपन आधी जनवरी जा चुकी है तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये तो मेरी प्रीलिम की तैयारी है और ये मेरी इंटरव्यू की तैयारी है। कंपोजिट है सर ये। मैं ये कहूँगा खान सर, दौलत सर, कि कम से कम 80% कॉमन है। बिल्कुल सर। भाई वही करंट अफेयर्स है, वही कुछ। हाँ, प्रीलिम्स का दायरा बहुत बड़ा होता है, इंटरव्यू का दायरा इतना बड़ा नहीं होता। तो अभी भी मैं कहूँगा आप ज़्यादातर अपना ध्यान इंटरव्यू पर लगाएं, क्योंकि वहाँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो रहेगा। और चूँकि इस बार कट ऑफ बहुत लो गया है तो इसलिए इंटरव्यू की भूमिका और भी बढ़ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और प्रीलिम्स के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नेगलेक्ट करें, प्रीलिम्स को भी आप रिवाइज करते रहें, बट फोकस अब आपका इंटरव्यू पे आ जाना चाहिए। सर, हम भी बैचेस में यही बच्चों को ये बात बताते हैं सेमिनार के अंदर कि आरएस प्री का जो एग्जाम है वो आपकी नॉलेज का एग्जाम है और आरएस मेंस का एग्जाम जो है वो नॉलेज के प्रेजेंटेशन का एग्जाम है कि आप प्रस्तुत किस प्रकार से करते हैं। और आपका जो इंटरव्यू है वो बेसिकली आपका नॉलेज का एग्जाम तो हो चुका है, आपके नॉलेज का विश्लेषण भी हो चुका है। अब बारी है आपके व्यक्तित्व के परीक्षण की, इसलिए इसका नाम एग्जैक्टली पर्सनालिटी टेस्ट है। सर, व्यक्तित्व परीक्षण में आप क्या मानते हैं सर, क्या 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 चीज़ों को शामिल किया जाता है सर? बिल्कुल सर, आपने सही कहा है, ये पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी को अगर अपन डाइसेक्शन करें जी सर, तो पर्सन्स एबिलिटी, तो पर्सन और एबिलिटी जोड़े तो पर्सनालिटी बनती है। बिल्कुल सर। एबिलिटीज ऑफ ए पर्सन, और एबिलिटीज सिर्फ फिजिकल या मेंटल एबिलिटी नहीं, ओवरऑल एबिलिटी, उसी को अपन व्यक्तित्व कहते हैं। बिल्कुल सर। व्यक्तित्व को जब अपन कृतित्व से जोड़ें तो व्यक्ति और कृतित्व का, तो व्यक्तित्व वो जैसे। तो मेरा ये मानना है कि एक ये होलिस्टिक
आपका उसमें आएगा। जब आप पर्सनली टेस्ट के लिए जाएंगे तो नॉलेज तो हमने आपका प्रीलिम्स में और मेंस में टेस्ट कर लिया। बिल्कुल। अब आप दो सीमाएं लांघ के यहाँ तक आ गए हैं, दो बैरियर्स को लांघ के आ गए हैं। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि, और आरपीएससी यूपीएससी हमेशा ये देखती है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अगर मान लीजिए कई बार कई प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, और हमारे पास ऐसे कई केसेस हैं कि जहाँ टोटल मान लीजिए 14 प्रश्न पूछे गए और उसमें से 8 में उन्होंने कहा आई एम सॉरी सर आई डोंट नो, जी सर। और फिर भी वो सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी, बहुत सारे एग्जाम्पल। आपका लंबा अनुभव भी सर का रहा है, क्योंकि सर को काफ़ी लंबा अनुभव इंटरव्यू के अंदर भी रहा। साथ ही साथ सर जो है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी दौरा करते रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो है कई यूनिवर्सिटीज़ का दौरा करके आए हैं। इस कड़ी में सर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा सर, कि बहुत सारा ज्ञान जो है विद्यार्थियों को यूट्यूब पर मिल रहा है, उसी में एक प्रश्न मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एक विद्यार्थी के ड्रेस कोड को लेकर सर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ जा रहे हैं कि तुझे ये ड्रेस सिलवानी चाहिए, तुझे ये पहनना चाहिए, लड़कियों के लिए ये होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए, कोई कह रहा है फॉर्मल होना चाहिए, कोई कह इनफॉर्मल भी जा सकते हैं। सर इस पूरे पर आपकी क्या टिप्पणी होगी सर? नॉलेज सर इसमें बहुत क्लियर है मेरा फंडामेंटल्स, और मैं कई वर्षों से ये बात सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ, साक्षात्कार एक औपचारिक मौका है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल ओकेजन, सो यू शुड बी फॉर्मली एंड अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। जी सर। अब जब मैं फॉर्मली कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 पीस सूट नहीं हो। इवन अ सिंपल बंद गले का शर्ट, लाइट शेड का शर्ट विद डार्क ट्राउजर्स, ओके सर, एंड हेयर ग्रूम, आई विल कॉल इट ए फॉर्मल, जी सर, बिकॉज आपका गला बंद है। बिल्कुल सर। सो यू शुड बी कंफर्टेबली ड्रेस्ड। और जो हमारी बेटियां हैं वो सलवार सूट और साड़ी दोनों में से एक सेलेक्ट कर लें, और जो हमारे जेंटलमैन हैं वो जिसमें वो कंफर्टेबल हों। मैं तो अक्सर रिकमेंड करता हूँ राजस्थान का बंद गला, उसका कोई मुकाबला नहीं। जी सर, जी सर। जो हमारे राजस्थान का जो बंद गला है पूरे वर्ल्ड में उसकी पहचान है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी फ्रांस में गए तो किसी स्टोर में जब गए तो देखते उसने कहा आर यू फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की पहचान वो बंद गला है। तो बंद गला एकदम डिग्निफाइड, फॉर्मल, और वो आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। बिल्कुल सर। सो आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके पास चॉइस है कि टाई लगाऊं या बंद गला पहनूं, तो हम कहेंगे भैया हम राजस्थान वाले टाई एंड डाई, यानी बंद गले में जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर एक विद्यार्थी के मतलब सबसे पहले जो संशय होता है ना सर, उसके ये मन में होता है कि यार जब जैसे मैं आरपीएससी के इंटरव्यू क्लास बोर्ड में जाऊंगा वहाँ पर, तो मेरी एंट्री किस प्रकार से होनी चाहिए, और क्या मेरी एंट्री का कोई फर्क पड़ता है क्या? बोर्ड क्या उन चीज़ों को नोट करता है क्या? दूसरा, मेरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद में मेरा एग्जिट किस प्रकार से होना चाहिए, या क्या बोर्ड मेरे जाने तक की चीज़ों को नोट करता है क्या? बिल्कुल। जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं करीब 4 या 5 मेंबर्स बैठते हैं। यूपीएससी में 5 बैठते हैं, आरपीएससी में 4 बैठते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 8 आंखें आपको ऑब्जर्व कर रही हैं। बिल्कुल सर। तो एक पिक्चर आई थी 2 आंखें 12 हाथ, अब यहाँ उल्टा है 2 हाथ और 8 आंखें। यस सर। तो वो आपको ऑब्जर्व कर रही है, हैंडबैग ऑब्जर्व कर रही है, किस तरह से आप चल के आए और किस तरह से आपने अभिवादन किया। कहीं अभिवादन करके तुरंत तो नहीं बैठ गए, बैठिए ये कह उसके बाद बैठे। फिर आपका बैठने का पोस्चर क्या रहा। अगर आप यूँ बैठे हैं तो उनको लगेगा ये थोड़े नर्वस हैं, यूँ बैठे हैं ये लगे बड़ा कैजुअल बंदा है। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी कंपोज डिग्निफाइड पोस्चर ऑल्सो, किस तरह से आप बैठे। साथ ही साथ कई बार प्रश्नों के जवाब नहीं आते हैं तो उसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, आई ट्राई टू फाइंड आउट, अभी मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बोर्ड विल अप्रिशिएट योर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, बजाय इसके कि अपन गिस्सेबाजी करें या गैस वर्क करें। गैस वर्क अपने को नहीं करना है। और जब अपन उठ के जाने लगे तो सबको थैंक्स ज़रूर कहें, शुक्रिया, धन्यवाद, जो भी जिस भाषा में भी आप कह रहे हैं। और शुरू के 2-4 कदम में हमेशा रिकमेंड करता हूँ एकदम पेट ना दिखाएं। जी सर, जी सर। ये भी एक अदब की बात होती है। अपन जब मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी जाएं, जब गुरुद्वारा में, तो देखिए आपने नोट किया होगा कि जब अपन ज़ियारत करने के बाद या नमस्कार करने के बाद या मत्था टेकने के बाद
3-4 कदम पीछे हटते हैं, पीछे हटते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं डायरेक्ट। एकदम नहीं दिखाते हैं। तो बिल्कुल। मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप 1-2 कदम थोड़े पीछे चलेंगे, दैट विल एड ग्रेस टू योर एग्जिट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, उस पर अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बट मेरी ये मान्यता है। सर आरपीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है सर, चाहे प्री का हम देखें तो उसका नाम भी जीके एंड जीएस है, और आरएस मेंस के चारों पेपर्स का नाम भी सर, उसमें 3 पेपर तो जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान है। एक विद्यार्थी सर जब आरएस की तैयारी कर रहा होता है तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहा होता है सर। इस दौरान सर जो उसके स्नातक परीक्षा में, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट रहे, किसी का हिस्ट्री, किसी का पॉलिटिकल साइंस, या कोई एमबीबीएस किया हुआ होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होगा सर, तो इस स्थिति में जब आरपीएससी बोर्ड के सामने जब वो जाएगा तो उसके उन सब्जेक्ट्स की कितनी महत्ता है सर? वो तो उसको पढ़े हुए काफी समय हो गया सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये अक्सर ये डिलेमा सब जगह रहता, मेरे सामने भी था। जब मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया तो मैं एक साइंटिस्ट था, मैं ICAR में एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट के पद पे था, मैंने MSc पढ़ी हुई थी जोधपुर यूनिवर्सिटी से। जी सर। और अब मैं इंटरव्यू में जा रहा था तो मैं सोचा क्या मैं एंटोमोलॉजी पढ़ के जाऊँ? अगर मैं एंटोमोलॉजी पढ़ने लग जाता तो शायद IAS के इंटरव्यू कभी टॉप नहीं करता। जी सर। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि जिसमें आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया है उसका आपका एक, तो जिसको अपन कह सकते हैं कि कर्सरी नॉलेज तो होना चाहिए, बिकॉज वो सब्जेक्ट आपने कॉलेज में और उसमें पढ़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट ये एक फैक्ट है कि वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था 5 साल पहले या 8 साल पहले या 3 साल पहले जब आप कॉलेज से निकले, बिल्कुल और उसके बाद में आप पूरी शिद्दत से लग गए आरपीएससी या यूपीएससी की तैयारी में। जी सर, जी सर। तो ऑब्वियसली एक गैप रह गया। तो आप ऑनेस्टली यस सर, मान लीजिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का हूँ विद्यार्थी, और बाई चांस उन्होंने कोई फिजिक्स की बात पूछ ली, आ रही है तो ईमानदारी से बता देंगे सर ये E बराबर mc², आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये थी। और अगर नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल ईमानदारी से कह सकते हैं आई एम सॉरी सर, 4 साल पहले पढ़ी थी, थोड़ी धुंधली सी याद तो, बाकी मुझे तो बोर्ड आपकी इस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल सर, मतलब बेसिक नॉलेज तो उसको होना ही चाहिए। ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट जो आपने 3 साल कॉलेज में पढ़े, तो बोर्ड ये जानना चाहेगा कि आप एक सीरियस स्टूडेंट थे या टाइम पास करने कॉलेज जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका एटीट्यूड बताए। जी सर, जी सर। और सर साथ में कई बार ये होता है सर कि एक विद्यार्थी ने 2016 में BA किया, उसके बाद में गैप आ गया, फिर उसने MA किया, फिर 3-4 साल का गैप आ गया, उसने कुछ नहीं किया, फिर उसका इंटरव्यू प्रोग्राम आ गया। अब बोर्ड उससे पूछेगा कि इन बिटवीन में आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल। तो अगेन एक अंग्रेजी की बहुत पुरानी कहावत है जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी सर। दौलत सर, हमेशा मैं सभी विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि बोर्ड में जो बैठे हैं वो सब खलीफा लोग हैं। मारवाड़ी में कहते हैं कपीड़ है, कपीड़ कहते हैं मारवाड़ी में। अब वो इतने सीजन और खलीफा और एक्सपर्ट लोग हैं कि उनके सामने अगर आप थोड़ा सा भी ब्लफिंग करने की कोशिश करेंगे तुरंत पकड़ लेंगे वो, पकड़ लेंगे। सो मेरी गुजारिश दोस्तों आप सबसे ये रहेगी, बॉयज एंड गर्ल्स, कि जो आप करते रहे वो ऑनेस्टली बताएं। आई एम श्योर आपने कोई डकैती या मर्डर तो किया नहीं। जी सर। आपने या कोई नौकरी की होगी या पढ़ाई की होगी या 2-3 महीने घूमने निकल गए होंगे, तो ऑनेस्टली बताइए कि यस सर, जब मेरे पास कुछ टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो राजस्थानी की माँ, तो सर मैं खाड़ोती, शेखावटी और मारवाड़ घुमाया, या सर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं मैं जाके अजमेर शरीफ जियारत कर आऊँ या राम मंदिर के दर्शन करें अयोध्या। ऑनेस्टली बताइए। सो पर्सनल इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपको ये बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि कैसे कहेंगे यार 2 साल तू घर कैसे बैठा, घर बैठा सब क्या करता, एकदम सर्विस मिली नहीं और एग्ज़ाम डिले हो गया था, कारण जो भी रहे हों, तो ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टी इज जैसा है वैसा बताइए आप। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दौलत सर। जी सर। बेस्ट पॉलिसी। सर एक शब्द जो है इस पूरे व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान एक शब्द आता है सर बार-बार, बॉडी लैंग्वेज। इस बॉडी लैंग्वेज शब्द का अर्थ क्या है सर, और ये बोर्ड क्या इन चीज़ों को नोटिस करता है क्या सर? जी हाँ, जब आप बैठते हैं तो आपका पोस्चर, उठते हैं तो किस तरह से उठे, चले तो कैसे चले, आपके बाल कैसे हैं, पूरा वो काफ़ी हद तक आपके एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। जी सर। अगर मैं हाथ
समझ के बैठा हूँ तो मुझे सामने वालों को समझ आ जाएगा कि ये बंदा बहुत डिग्निफाइड और अपने दायरे में रहने वाला है, कि पहले से उसने अपने हाथ को। और अगर मैं ऐसे बैठ गया तो लगेगा बहुत कैजुअल बंदा है, और अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो लगा होगा मैं बहुत पेट्रीफाइड हूँ या बहुत डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ, नॉर्मल जैसे अपन बैठते हैं पूरा। और अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करें। अक्सर मैं ये बोर्ड में ही बात कहता हूँ, यूपीएससी के लिए भी, आरपीएससी के लिए भी, कि जहाँ तक हो सके अपने हाथ पैर को जहाँ तक हो सके नियंत्रित रखें। बिल्कुल सर। क्योंकि कई मायने में देखा लोग नर्वस जब होते हैं तो ऐसे वो रोल करते हैं अपने थम्स को या इन करने लगते हैं, कई लोग अपने घुटना हिलाते। इनवॉलंटरी और इस तरह के मूवमेंट्स को अपन कोशिश करें नहीं। और मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ इस तरह का, आपकी 10 इंद्रियां हैं, मतलब ऐसे 10 इंद्रियां हैं, आप इसको ऐसे कर लीजिए, सिंपल, बहुत टाइट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कह सकते हैं सर वैसे तो है नहीं, बट वो जो पॉइंट था उससे आपका बॉडी लैंग्वेज में सोने पे सुहागा हो जाती है। जी सर, जी सर। आपकी कन्विक्शन को वो कन्वे करता है। सर आई मूवमेंट उस दौरान क्या होना चाहिए सर? फंडामेंटल प्रिंसिपल इसका ये है सर कि जिस बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, जवाब देते वक्त आप हमेशा उनकी तरफ देखें। अगर आपका जवाब 3-4 लाइन से थोड़ा आगे चला गया है तो कर्सरली, जैसे मैं देखता हूँ देखते आसन जैसे, ताकि बाकी मेंबर्स इग्नोर फील नहीं करें। बिल्कुल सर। कि भाई वो तो 1 to 1 उन्हीं को बता रहा, सवाल मेंबर ने पूछा बट आंसर तो पूरा बोर्ड देख रहा है ना। ये सर, इस बात को ऊपर समझ लें, इस सवाल एक मेंबर ने पूछा है बट जवाब पूरा बोर्ड सुन रहा है। जी सर, जी सर। तो आप इसको बोर्ड को कर्सरी दृष्टि से हल्का सा आइज को लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हैं इन अ वेरी पोलाइट। एक सर विद्यार्थी जहाँ जाता है उसको हर कोई कहता है यार करंट अफेयर्स का ध्यान रखना भाई, पूरा समसामयिक का ध्यान रखना, ये तैयार कर लेना यार। सर ये करंट अफेयर्स हम बच्चे को बताएं कि यार यहाँ से यहाँ तक तैयार करना चाहिए, उसके सामने अथाह सागर पड़ा है करंट अफेयर्स का, किन चीज़ों को तैयार करके जाए कि सर वो उसका कॉन्फिडेंस जो है बढ़े सर? जी जी। करंट अफेयर्स को मैं नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। जी सर। लोकल, यानी लोकल करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स, मतलब लोकल का मतलब अपने स्टेट का हो, नेशनल एंड ग्लोबल। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आज कैलिफोर्निया में तबाही मची हुई आग से, अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री भी आग पे काबू नहीं पा रहा है। सुपर पावर है सर। इमेजिन, आग नहीं कम। तो अब आप ये नहीं कह सकते सब कैलिफोर्निया में आग लगी मैं क्या करूँ, नो नो नो। ग्लोबली 5 इशू आज की तारीख में टॉप इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। नंबर 1 कैलिफोर्निया फायर, नंबर 2 इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अब बहुत जल्दी समझौता आने वाला है। बिल्कुल। नंबर 3 रशिया यूक्रेन, नंबर 4 ट्रम्प ज्वाइन करने वाले हैं 20 तारीख को। तो अपन पता है ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अपन को नजर रखना है। इसी तरह से नेशनल लेवल पे आ जाइए कि अभी क्या इशूज चल रहे हैं, इसी तरह से स्टेट लेवल पे। तो करंट अफेयर्स में आपको इन तीनों दिन के वो तो पता होना चाहिए। और जिस दिन इंटरव्यू में जाएं, और अगर आपका इंटरव्यू लंच के बाद है तो सुबह के अखबार पढ़ के जाएं, और अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन में है तो कोशिश करें कि हेडलाइंस सुनते हुए जाएं, नेशनल हेडलाइंस भी और स्टेट हेडलाइंस भी। उससे ये पता चलेगा कि आप कितने अपडेटेड हैं। करंट अफेयर्स की कोई मियाद नहीं होती है, जो करंट है वो अफेयर है, बट एट द सेम टाइम 2 महीने पहले वो भी अभी करंट है। आग 2 महीने पहले लगी थी, आज भी करंट है। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक उसका वो बुझा नहीं पाए हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपडेटेड होना चाहिए। बिकॉज मतलब सर का मानना है कि जो भी आप सबसे पहले जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्टेट लेवल की करंट अफेयर्स, नेशनल लेवल की और फिर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में आप जो भी सर ने कहा 5 पॉइंट, तो मैं 10 पॉइंट और जोड़ देता हूँ कि आप 10 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जहाँ जहाँ पर इंडिया की भूमिका है, वो चाहे कि संगठन में हो, G20 में हो, विदेश नीति के स्तर पे हो, पाकिस्तान हमारे पास में है, बांग्लादेश में जो चल रहा है, श्रीलंका में जो चल रहा है, साथ साथ सर ने अमेरिका के बारे में कहा, और रसिया यूक्रेन का मसला है, हमास का इशू क्या है, हमास पर और फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड क्या है, वो स्टेट आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ हम नेशनल लेवल पर देखते हैं तो उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी चल रही है। राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव को लेकर चल रहा है। अभी जिलों का पुनर्गठन की बात हुई, उसको लेकर के चल रहा है। राजस्थान जो नई सरकार है, उस नई सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी है जो लेटेस्ट दी गई है, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। तो सर का ये मानना है कि आप सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड करें और उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। उसका फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है उसमें भी काम आएगा, और इंटरव्यू तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ
न्यूज़पेपर्स जो है उस दिन की न्यूज़पेपर का स्पेशली ध्यान रखें। सर कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई गेम चल रहा है, मैच चल रहा है, रात को हुआ, सुबह तक चर्चा चल रही, वहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक सर अभिरुचि को लेकर के क्या बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने कहा। हॉबीज़ के लिए अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप बहुत, और ये आपने फॉर्म भर दिया होगा तो उसमें बहुत सोच समझ के हॉबीज़ को भरेंगे, क्योंकि ये हॉबीज़ आपको एक वरदान भी है और अगर उल्टी पड़ गई तो अभिशाप भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी हॉबी लिख दी जिस पे आपकी वास्तव में कोई जानकारी नहीं है तो आप पकड़े जाएंगे। सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए हॉबी लिख दी, अगर आपने लिख दिया रीडिंग या गार्डनिंग, हाँ नहीं, रीडिंग बुक्स, तो कहेंगे कौन सी किताब पढ़ी जी, और बाई चांस आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आप कहेंगे साहब मैंने तो। इसी तरह से गार्डनिंग की जैसे बात की, जैसे आपने गार्डनिंग कहा तो गार्डनिंग के 50 प्रश्न आ जाएंगे। गार्डनिंग की एग्रोनॉमी क्या है, एंटोमोलॉजी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो इस तरह से इशूज आ सकते हैं। ग्रीन हाउस क्या है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, हॉबी का मतलब क्या है? हॉबी का मतलब जो काम आप फ्री टाइम में करते हैं। फ्री टाइम वैसे ही कम मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे कुछ भी हो। तो फ्री टाइम में आप अपने आप को कैसे अनवाइंड करते हैं, कैसे बैटरीज को रिचार्ज करते हैं। म्यूजिक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, जिम हो सकता है, जनरल रीडिंग हो सकती है, डिस्कशन हो सकते हैं, और जो भी आप बताएं वो फिर उसके बारे में अपना होमवर्क करके जाए। कुछ कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपने क्रिकेट कह दिया तो पूछेंगे भाई ऑस्ट्रेलियन टूर में इंडिया का डिजास्टर क्यों हुआ। बिल्कुल। अभी बीसीसीआई में क्या डिस्कशन चल रहा है कि प्लेयर्स की क्रेडिट फी की जाए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। जी सर। सो एक लाइन में बता दो दोस्तों, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड, एंड इफ यू आर आउटडेटेड आई विल नॉट सेलेक्ट यू। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर ने। और पहले विद्यार्थियों बताना चाहूँगा कि 2 फरवरी को क्योंकि RAS प्री का एग्जाम है, 2024 वाली वैकेंसी का 2025 को एग्जाम है, और RAS 2023 का मेंस का रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। जाहिर सी बात है, लगभग संभावना यही है कि आपका इंटरव्यू जो है वो 2 फरवरी के बाद में स्टार्ट होगा। इस क्रम में उत्कर्ष जो है 15 फरवरी से आदरणीय ललित के पवार सर के नेतृत्व के अंदर एक बहुत ही शानदार RAS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट करने जा रहा है। सर पिछला अनुभव भी आपके नेतृत्व हमारा बहुत शानदार रहा सर, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स शामिल हुए और बहुत सारे सर के नेतृत्व हमने नवाचार भी किए कि एक विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो पूरी कहानी कॉन्फिडेंस की है। और सर मारवाड़ी में तो कहावत भी है ना कि गिर को करे कनकड़ा हिरण किसी घी खाए, आग चरे पून बगे घोड़ा से आगे जाए, कि हिम्मत कर हुंकार भर हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है, किस दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बना के रखें। और हमारा जो 15 फरवरी से मॉस प्रोग्राम ने डेट रखी है वो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 15 फरवरी से एक शानदार RAS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम आदरणीय ललित के पवार सर के नेतृत्व में शुरू हो रहा है, जिसमें जो आज हमने जो प्रश्न दिए उसके अलावा भी विद्यार्थियों के उसी माहौल के अंदर पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। इस क्रम में हमारी एक्सपर्ट्स भी तैयार हो गए हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा जो प्रश्न कौन कौन से शामिल किए जाने चाहिए वो हम फैकल्टी के स्तर पर भी उसको तैयार कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी जो है उनका जवाब दिया जा सके। सबसे बड़ी बात जो सर ने हमें सिखाई पिछले सेशन के अंदर कि प्रत्येक विद्यार्थी का इंटरव्यू होने के बाद उसको 2 मिनट का उसका फीडबैक सेशन भी होना चाहिए। सर उस फीडबैक सेशन का क्या महत्व होता है सर? तो उससे क्या होता है कि जब आप आए और हमारे एक्सपर्ट्स ने आपसे बात पूछी, फिर हम आपको बताएं कि कहाँ आपने सही कहा और कहाँ आपने को सुधार की ज़रूरत है। मैं कहूँगा फीडबैक ही सब कुछ है, क्योंकि अगर आप आए मॉक इंटरव्यू दिया और चले गए, अभी हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको पूरा विश्लेषण करके आपको बताएं और आपको ये सुझाव दें कि भाई साहब, बहन जी, मैडम, सर, इसको थोड़ा और कर ले तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो मेरे हिसाब से फीडबैक में अगर हम मॉक इंटरव्यू 15 मिनट का कर रहे हैं तो कम से कम हमको 5 से 8 मिनट का फीडबैक भी करना चाहिए, वो उसका एसेंस। उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर उसका, क्योंकि जब तक उसकी कमियों का पता नहीं लगेगा। कई विद्यार्थी क्या करते हैं सर, जैसे यहाँ इंटरव्यू दे दिया फिर वहाँ दे दिया, वो लगातार देते रहते हैं, जबकि हमारा मॉक का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी कमियों को दूर निकालना है। तो आदरणीय ललित के पवार सर के नेतृत्व में उत्कर्ष जो है उसी माहौल के अंदर और उन्हीं
उसी लेवल के एक्सपर्ट्स के साथ में इंटरव्यू मॉक सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। इसलिए तमाम विद्यार्थी जो इस बार आरएस 2023 का मेंस पास कर चुके हैं और इंटरव्यू सेशन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वो जो है हमारे इस आरएस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में शामिल होकर के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय ललित के पंवार सर का दिल की गहराइयों से पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। 2 पॉइंट छोटे से और बता दूं कि ये कि उत्कर्ष में जब आप आएंगे और हम और दौलत सर हम सब बैठेंगे, हम दोस्त की तरह आपसे बात करेंगे और जब फीडबैक सेशन होगा तो हम आपको कहेंगे कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मैं, दौलत सर और भी हमारे जो एक्सपर्ट साहिबान हैं, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बता पाएंगे। और कहने कोई मौक या मगर दोस्तों, इसको आप कहें रॉक इंटरव्यू, कि मतलब इस इंटरव्यू में मैं रॉक की तरह जाऊँगा, सॉलिड रॉकी बन के आऊँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन जो रह गया था सर, उत्कर्ष ने एक बहुत शानदार इंटरव्यू पैनल, बोर्ड और रूम तैयार किया है सर, जिसमें आपका भी सर चूंकि लंबा अनुभव है, हमारे साथ में भी है सर, आपका वैसे ही बहुत लंबा अनुभव है सर। ये सर जो मॉक इंटरव्यू रूम उत्कर्ष ने तैयार किया है सर, इससे विद्यार्थियों को क्या फायदा मिलेगा सर? इसको कहते हैं अपन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जी सर। तो जो लोग आरएस क्वालिफाई कर गए वो तो जड़मती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो संघर्षमती है, संघर्ष करके मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अपन कहते हैं ड्रेस रिहर्सल। जैसे आज आर्मी में 26 जनवरी की परेड हो रही है या 15 अगस्त की परेड होती है, तो उससे पहले एक ड्रेस रिहर्सल होती है। तो ये जो मॉक इंटरव्यू है, जिसको मैं रॉक इंटरव्यू कहता हूँ, यू विल रॉक इफ आपकी ड्रेस रिहर्सल अच्छी नहीं। आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में एक बात अक्सर कही जाती है, तो मैं अक्सर कोट करता हूँ, शांति काल में पसीना बहाओ, युद्ध में खून कम बहेगा। तो ये शांति काल का पसीना है दोस्तों, जो आपको युद्ध में काम। उस बोर्ड के समक्ष जब जितनी भी परेशानियां होगी, वो अगर आप एक बार यहाँ फेस कर लेते हो तो वहाँ वो आएगी नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस निश्चित बढ़ेगा। तो मैं अगेन एक बार आदरणीय ललित के पंवार सर का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उत्कर्ष परिवार को समय दिया, और साथ ही साथ आपके नेतृत्व में जो है सर, उत्कर्ष का आरएस मॉक इंटरव्यू सेशन जो है वो 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तहे दिल से आपका शुक्रिया, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।